कितना बड़ा है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत हमें नहीं है। उसे बनाने की और उसका फ्यूचर को सजाने के लिए सिस्टम रेडी है, डॉक्टर लिम रेडी है, वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी हम ये सोच रहा है मेरा फ्यूचर डीएक्सएन में कहां है और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मेरा फ्यूचर के बारे में सोचना डीएक्सएन में? बिकॉज व्हेन वी जर्नी, ये जो जर्नी है डीएक्सएन में जो चलता है, कई एनी बिजनेस, सिर्फ बिजनेस में नहीं है और लाइफ में भी ये जो जर्नी चलता है, कभी भी जर्नी आसान जर्नी नहीं होता। कभी कभी थोड़ा कठिन चैलेंजेस हम पाते, थोड़ा थोड़ा ऐसा सिचुएशन आ जाता है, उसे पार करने में हमें थोड़ा देर लगता है। कई कई ऐसा मुकाबला, ऐसा कंपटीशन आ जाता है। तो इसे फेस करने के लिए ऐसा मोड में कोई मेंबर आ जाते हैं, वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं जो रास्ता मैं जा रहा हूं ये सही रास्ता या नहीं है, जो रास्ता मैं चुना हूं ये रास्ता मुझे वो फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है या नहीं दे सकता है। लीडरशिप कभी मापे जाता है। एवरीथिंग इज गुड, सब चीज सही चल रहा है, वो समय में मैं भी सही चल रहा हूं, मैं भी मोटिवेटेड हूं, इसमें लीडरशिप की कोई ताकत नहीं है। जब मेरा टीम में चैलेंजेस आता है, वो चैलेंजेस को मैं कैसे संभालता हूं, वहां पे ही लीडरशिप। बिकॉज एवरीथिंग खुशी है, मैं भी खुशी रहूंगा। जब चीज वो खुशी का जो सिचुएशन नहीं रहता है जो टीम में, वो टाइम में मैं टीम को कैसे संभालूं, मेरे टीम को मैं कैसे मोटिवेट करूं, वो होता है लीडरशिप। ये लीडरशिप के लिए आपका फ्यूचर को देखना बहुत जरूरी है। जब हम हमारा फ्यूचर को देखते हैं, वो हमें देता है प्रोस्पेक्शन, एक बिलीव देता है। प्रजीत सर ने बोला था पैशन का बेस क्या है? पैशन का बेस क्या है? बिलीव, विश्वास। ये विश्वास आना बहुत बहुत जरूरी है। ये विश्वास कब आएगा? ये विश्वास तब आएगा तब आप फ्यूचर में क्या होता है उसे आप देख सको। जो फ्यूचर में आप जो देखते हो, अगर आपका फ्यूचर उज्जवल है, देन आपको वो विश्वास आता है। जब वो विश्वास आता है, वो आपका पैशन में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए फ्यूचर को देखना बहुत जरूरी है। मेरा एक दोस्त था, चेन्नई में रहता हूं। मेरा एक दोस्त था चेन्नई से, एयरपोर्ट से बहुत दूर, उसने एक जमीन लिया। उसका पूरा लाइफ का जो मेहनत, जो सेविंग था, ये सारे पैसा डालकर उसने एक अच्छा सा एक जमीन लिया, बट वो शहर से थोड़ा दूर था। उसने कंपनी ने भेजा था, ये यहां पे ले लो, आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। उसने लिया, लेने का बाद 1 साल 2 साल का बाद वो वेट कर रहा था, वो जो जमीन है बहुत अच्छा हो जाएगा, वो जमीन का अंदर वो अच्छा डेवलपमेंट होगा, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। दिन जाता रहा, महीना जाता रहा, वो बेचारा थोड़ा मायूसी होने लगा, डिमोटिवेटेड होने लगा। क्या मेरा डिसीजन सही था या नहीं था? मैंने ये जो जमीन लिया था, क्या जल्दबाजी में ले लिया? अभी इसे बेचना भी चाहता हूं, कोई बंदा नहीं ले रहा है, तो मैं लॉस में हूं। उसका अंदर वो जो तकलीफ, वो जो पेन है, वो होना शुरू हुआ। फिर उसे मेरे से शेयर किया, देखना ऐसा है, मैंने इतना, मेरा 20 साल 30 साल का कमाई ये जमीन में डाला। मैं सोच रहा था ये मेरा पूरा फ्यूचर है। अब मुझे डर लगने लगा, ये मेरा फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता। तू कुछ करना, अगर ये जमीन को बेच सकता है तो बेच के मेरा पैसा जो जितना भी आता है मैं दूसरा प्लान करूंगा। मैंने बोला अच्छा तू जल्दबाजी मत कर, मैं देख रहा हूं क्या करना है। मेरा एक दोस्त था चेन्नई में, वो सीएमडी है, जो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहा था। मैं उससे बोला था ऐसा मेरा एक दोस्त है, बहुत तकलीफ में है, वो एक डिसीजन लिया, अभी वो डिसीजन सही है या नहीं सही है वो उसे पता नहीं चल रहा है। वो सोच रहा है वो जमीन को वो बेच दे, तो अगर कोई तेरा साथ जमीन लेने वाला है तो मुझे बता, तू तो एक डिपार्टमेंट में है,
उसने बोला वो जमीन कहाँ है? मैंने बोला इस तरह वो इलाका से एक दूर में एक जगह है वहां पे। उसने बोला वो जो जगह तू बोल रहा है ना, वो जगह के सामने एक मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट आने वाला है, जो मेट्रो ट्रेन का मेन जो हब है वहां पे आने वाला है। उसका पीछे जो है एम्स हॉस्पिटल आने वाला है। उससे 1 किलोमीटर में पूरा तमिलनाडु का सेक्रेटरीट वहां पे जाने वाला है। तू तेरा दोस्त से बोल ये जमीन कभी भी नहीं बेचना, इसका फ्यूचर बहुत उज्जवल है। मैंने गया मेरे दोस्त से बोला यार देख तू इतना परेशान था, अभी यहाँ पे मेट्रो आ रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है, सेक्रेटरीट आने वाला है, इतना बड़ा रोड आने वाला है, अब बोल अगर तू चाहता है मैं ले लूं, मेरा पास बेच। उसने बोला नहीं बेचूंगा। उसने बोला मैं नहीं बेचूंगा। ये बोलने का जो मायूसी था उसका अंदर वो खुशी से बदल गया, जो उसका अंदर डीमोटिवेशन था वो कॉन्फिडेंस से बदल गया। सेम जमीन था, सेम इंसान था, एक हफ्ते पहले जो मायूसी था, एक हफ्ते के बाद उसका अंदर कॉन्फिडेंस आया। क्यों आया? क्यों आया? सिर्फ उसने एक ही चीज देखा, वो जमीन में कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ते पहले भी कुछ बदला नहीं हुआ, अभी भी वो जमीन में कुछ बदला नहीं हुआ, बट सिर्फ एक ही चीज हुआ, उसने फ्यूचर को देखा। जब फ्यूचर ब्राइट था, उसका अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो मोटिवेशन लेवल है, वो बहुत हाई हो गया। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, डीएक्सन का फ्यूचर को देखना बहुत जरूरी है। अगर डीएक्सन का फ्यूचर ब्राइट है, अगर डीएक्सन का फ्यूचर आपको पता चलता है, ये जो फ्यूचर है, ये जो रास्ता मैंने चुना है, ये जो रास्ते में मैं चल रहा हूं, ये जो डिसीजन मैंने लिया है, कभी कभी मोटिवेटेड रहते हैं, कभी कभी थोड़ा डिमोटिवेटेड भी हो जाता है, तब हम सोचने में मजबूर हो जाता है ये रास्ता सही है या नहीं। जैसे मेरा दोस्त था, क्योंकि उसके फ्यूचर के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उसका अंदर जो डाउट है वो पैदा हुआ। अगर वो फ्यूचर जानता था, वो डाउट कभी भी नहीं आता। इसीलिए फ्यूचर को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको भी डीएक्सन का फ्यूचर, आपका जो फ्यूचर है डीएक्सन में, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी अगर आप भी कोई चैलेंज में फंस गए, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो फ्यूचर का जो पिक्चर है, वो आपको मोटिवेटेड रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपका अंदर एक खुशी लेकर आएगा। इसीलिए हम अब देखेंगे हमारा फ्यूचर डीएक्सन में कहां। इफ यू वांट टू नो द फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर को देखना चाहते हो, आपका फ्यूचर डिपेंड होता है कुछ फैक्टर्स में, सिर्फ एक चीज में नहीं है। करीबन मैंने कैटेगराइज किया 4 चीज में आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। अगर ये 4 चीज का फ्यूचर बेहतरीन है, तो आपका फ्यूचर भी बेहतरीन होगा, ये गारंटीड है। सो नंबर 1 क्या? नंबर 1 इज इंडस्ट्री। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर कहां? अगर इसका फ्यूचर सही है तो मेरा फ्यूचर भी सही। सो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर को देखना बहुत जरूरी है। When we talk about any industry, हम कोई any इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ये जो है दिस इज द फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री ये फेस में गुजर कर आता है। एक नया इंडस्ट्री आता है, वो नया इंडस्ट्री इमीडिएटली सक्सेसफुल नहीं होता है। वो इंडस्ट्री ये जो पद है, ये जो स्टेप्स है, इसमें क्रॉस करके ही आता है। ये नहीं इंडस्ट्री, यू टॉक अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री बोलो, यू टॉक अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है यही प्लेसेस है। पहला चीज है इमर्जेंस ऑफ द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री शुरू होने में कुछ आइडिया, कुछ लोगों का साथ कुछ आइडिया आता है, ऐसा एक काम किया जाता है। देन वो लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद इमीडिएट फर्स्ट फेस होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मींस लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसा बैंकिंग का हुआ, अभी तो लोग सब लोग कहां रखते हैं पैसे? बैंक में रखते हैं। पहले जो दिन में
बैंक कहां रखते थे पैसे? सब उनका घर में ही रखते थे, बड़े बड़े तिजोरी, इतना बड़ा बड़ा अंदर ही रखते थे। जब ये बैंकिंग इंडस्ट्री नया आया, वो जाके लोगों से बोला, भाई तू जो जितना भी कमाया था ना, मेरे पास तेरा सारे पैसा है ना, तू तेरा घर में मत रख, मेरा पास से मैं रख लूंगा। लोगों को अजीब लगा, मैं क्यों दूं तुझे? मेरा पैसा मेरा घर में रहेगा, मैं तुझे क्यों दूं? वो बोला नहीं, मैं तेरा पैसा को सुरक्षित रखूंगा, वो मैं भी रखता, तेरी जरूरत क्या है? बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसे ही शुरू हुआ। देन उनको पता चला जब वहां पे रखते हैं, ये सिर्फ सुरक्षित नहीं रखता है, उसमें से ये इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इसमें से इंटरेस्ट मिलता है, इसमें से आपको लोन मिलता है। स्लोली स्टडीली, ऐसा आसान से बैंकिंग बड़ा नहीं हुआ। पहले रेजिस्टेंस था, लोग नहीं मानते थे। फिर ये रेजिस्टेंस होने के बाद कुछ लोगों को पता चला, हाँ ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है। देन क्या हुआ, बहुत ज्यादा बैंक यहां पे ये इंडस्ट्री में आना शुरू हो गया। इसमें कुछ कंपनी अच्छे कंपनी भी थे, कुछ कंपनी खराब कंपनी भी थे। कुछ लोग अच्छी नीयत से आए थे, अच्छा पैसे को मैं सुरक्षित रखूं, जो लोगों का पैसा है उनको बढ़ाऊं, जो लोगों का पैसे की मैं वापस दूं। कुछ बैंक ऐसे भी आए थे, लोगों को पैसे को मैं झूठ बोलकर ले लूं, कुछ दिन का बाद ताला मार के चले जाए। सो बैंक में अच्छे बैंक भी आए थे, खराब बैंक भी आए थे, बट ये इंडस्ट्री तब उड़ने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बहुत अच्छे कंपनी आए थे, कुछ खराब कंपनी भी आ गए। देन क्या हुआ, देन ये जो खराब कंपनी जब नुकसान पहुंचाता है वो नागरिक को, जो देश को जो नुकसान पहुंचाता है, जो मीडिया उसके ऊपर लिखने लगता है, लोगों को पैसा को ये कंपनी ने लेकर भाग गया, लोगों का पैसा को ये बैंक ने चोरी कर लिया है, ऐसे न्यूज बाहर आने लगते। जब ये न्यूज बाहर आता है तब ये अट्रैक्ट करता है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनका नजर इसमें आता है। वो सोचते क्या हो रहा है, इतना कंप्लेंट कहां से आ रहा है, इसका पैसा वो क्यों लेके गया, क्या हो रहा है, ये इंडस्ट्री क्या है? वो अच्छा ये नया इंडस्ट्री है बैंकिंग इंडस्ट्री। देन गवर्नमेंट ये सोचने में मजबूर हो जाता है, ये इंडस्ट्री को मैं बचाऊं या खत्म करूं। ये इंडस्ट्री को मुझे बचाना चाहिए, इसे मैं इलीगल करना चाहिए। देन गवर्नमेंट क्या करता है, वो इंडस्ट्री को पढ़ता है, ही रीड द इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री को पढ़ने के बाद गवर्नमेंट को ये समझ में आता है, नहीं इंडस्ट्री सही है बट इसमें कुछ खराब लोग हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये उसका जिम्मेदारी ले लेता है, ये इंडस्ट्री को मैं बचाऊंगा। देन उसमें आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आता है, बिकॉज वो चाहता है वो जो इंडस्ट्री है सही इंडस्ट्री है, उसे बचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये रेगुलेशंस आता है। ये रेगुलेशंस आने का बाद और एक फेस आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब जो खराब कंपनीज थे वो सब बाहर हो जाएंगे, सही असली कंपनीज ही वहां पे टिक पाएंगे। ये हुआ कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन का बाद ही शुरू होता है मैसिव ग्रोथ। एक बहुत बड़ा ग्रोथ वो इंडस्ट्री में शुरू हुआ है और होता है और होता ही आता है। जैसा बैंकिंग का हुआ, जैसा इंश्योरेंस का हुआ, वैसे ही हमारा इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री है, डायरेक्ट क्या इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी यही फेस में अभी गुजर रहा है। आप थोड़ा गौर से देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर एक स्टेप में गुजरा हुआ है। पहले इंडस्ट्री आया था, लोग नहीं मानते थे, ये ऐसे कैसा, मैं मेरा दुकान वाले से लूं टूथपेस्ट, ये तो मेरा दुकान है, मेरा जो क्या बोलते हैं जो छोटे मोटे जो लाला का दुकान है वहां से ले लूं, तेरे से क्यों लूं, तेरे तू दुकानदार है, ऐसे डाउट होना शुरू हुआ। देन ये रेजिस्टेंस, देन इनिशियल बिग ग्रोथ हुआ, सारी कंपनीज, अच्छे कंपनीज और खराब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अंदर आने लगे। कुछ लोग टूथपेस्ट बेचे, कुछ लोग विटामिन बेचे, कुछ लोग गोल्ड बेचने को ले आए। सही है ना? कुछ लोग बोलते तेरा पैसा मेरे पे रख, ये एक साल में दुगना होगा, सिर्फ 2 आदमी को लेकर आना तेरा पैसा दुगना होगा। ऐसा खराब कंपनी भी अंदर आने लगे।
देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट को पता चला। देन गवर्नमेंट अंदर आकर देखा क्या हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इतना अचल मचल क्यों है, इतना कंप्लेंट्स क्यों हो रहा है। देन गवर्नमेंट ने सोचा ये इंडस्ट्री को मुझे बंद करना चाहिए या ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसे समझ में आया नहीं ये जो इंडस्ट्री है इंडिया के लिए और इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, तो इसीलिए ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दिसंबर 2020 में आया हमारा रेगुलेशन, जो डायरेक्ट सेल्स का जो रेगुलेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उन्होंने रेगुलेशन लेकर आया। किस लिए लेकर आया, ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये प्रोटेक्ट होने के बाद जो खराब नीयत से कंपनी अंदर आया था वो सब अब धीरे धीरे बाहर होने शुरू हो गए। इसका बाद शुरू होगा द लास्ट फेज, वो क्या है, मैसिव ग्रोथ। ये इंडस्ट्री का असली जो ग्रोथ है अब से शुरू होने वाला है। तो ये इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है, बहुत अच्छा, कैसा है, अगर इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है तो हमारा फ्यूचर कैसा है। तो वी आर, ये जो फेज है, ये जो परीक्षा लेने की जो फेज है, ये फेज ऑलरेडी हम क्रॉस कर कर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नंबर 1 मार्क से बाहर आ चुका है। अब इसका जो फेज है, दिस इज नाउ द ग्रोथ। असली ये जो फेज का उड़ान अब शुरू होने वाला है। ये उड़ाने वाले आप लोग, यू आर द पायनियर लीडर ऑफ दिस इंडस्ट्री। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल इंडस्ट्री और बहुत बेहतरीन एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री। अब सारी गवर्नमेंट भी अच्छा, सारी गवर्नमेंट भी रेडी है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट भी रेडी है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। So this is where the industry is going with the biggest growth. So on second thing, next slide. Can you press the next slide? Yeah. Johnny sir. Second हम अब देखेंगे कंपनी। ये कंपनी का फ्यूचर क्या है, DXN कंपनी का फ्यूचर क्या है। When we talk about the company, 25 years, आज DXN ये साल 15 अक्टूबर 2023 में 30वां साल एनिवर्सरी बना रहा है। कहाँ बना रहा है, मलेशिया में बना रहा है। तो कंपनी 30 इयर्स ओल्ड कंपनी है। सो 25 साल DXN का एक ही फोकस था, वो था एक्सपेंशन, एक्सपेंशन और एक्सपेंशन। सिर्फ DXN को हर एक मुल्क में, हर एक देश में, दुनिया में जितना भी देश है वहां पे DXN का सिस्टम होना चाहिए, वहां पे DXN का प्रोडक्ट आना चाहिए। ये सारे देश में अभी DXN फैल चुका है। 25 इयर्स DXN का एक ही कंसंट्रेशन था, हर एक मुल्क में DXN का पहचान होना चाहिए, हर एक मुल्क में DXN का प्रोडक्ट होना चाहिए, हर एक मुल्क में DXN का सिस्टम होना चाहिए। Because DXN कहता है, DXN is no previous, इससे पहले, because DXN is one world, one market company। ये है 25 years सिर्फ एक्सपेंशन का ऊपर फोकस था, और नेक्स्ट 15 years ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। DXN का अगले 15 साल में एक ही फोकस रहेगा, वो है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। हर एक जो देश, वहां पे DXN पहला फेज था, पहला ना एस्टैब्लिश करना। जो कंट्री में एस्टैब्लिश किया है वो कंट्री को आत्मनिर्भर बनाना, वो है आज का फोकस। अगले 15 साल DXN सिर्फ इसमें ही काम करेगा, हर एक देश को आत्मनिर्भर बनाना। इसीलिए अगर हम देखेंगे, आज हमको सुनने वाला प्रजीत सर ने ब्यूटीफुली बोला था, कितने फैक्ट्रीज, 10 साल पहले फैक्ट्री का मतलब कहां था, मलेशिया, केडा, अलोस्टर, 64 एकड़ फार्मलैंड, सिर्फ इतना ही था। बट आज अब अगर हम फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे, मलेशिया का बाप फैक्ट्री तेलंगाना में है।
फैक्ट्री मलेशिया से 4 गुना बड़ा फैक्ट्री तेलंगाना में, इससे इक्वलेंट फैक्ट्री चाइना में, मेक्सिको में, दुबई में, छोटे छोटे कंट्रीज, बांग्लादेश में फैक्ट्री आ रहा है, नेपाल में फैक्ट्री आ रहा है। सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, कंपनी जमीन भी खरीद रहा है। लास्ट मंथ मैंने गया था ओडिशा में, जब डॉक्टर लिमा आए थे, वी वेंट टू ओडिशा में, हम गए थे। ओडिशा में जब हम गए थे, कंपनी नया 28 एकड़, अराउंड 30 एकड़ का एक जमीन खरीदा, ब्यूटीफुल जमीन, सिर्फ वहां पे हम उगवाएंगे गैनोडर्मा। वो जो गैनोडर्मा है, ये जो गैनोडर्मा है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये गैनोडर्मा पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट होने के लिए इतना बड़ा जमीन वहां पे तैयार हो रहा है। पूरा दुनिया, अगर कोई गैनोडर्मा खाएगा, कोई आरजीजीएल खाएगा, वो इंडिया का ही आरजीजीएल होगा, इंडिया का ही गैनोडर्मा। दिस इज व्हाट कंपनी इज डूइंग ऑन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। कंपनी इसे क्यों कर रहा है? एक्सपैंड किया, सेल्फ सस्टेनेबल किया, क्यों कर रहा है? कंपनी इसलिए कर रहा है, अगर सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, दिस कंपनी विल बिकम एवर लास्टिंग कंपनी। ये 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 100 साल का कंपनी नहीं रहेगा। जब तक जमीन रहेगा, तब तक कंपनी रहेगा। जब तक ये दुनिया चलता रहेगा, तब तक ये कंपनी चलता ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। बिकॉज अभी डीएक्सन किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं रहेगा। आरजीजीएल खुद का फैक्ट्री से, उसने डालने का पाउडर खुद का जमीन से, और क्या चाहिए? हम खुद गैनोडर्मा उगाएंगे, हम खुद हमारा फैक्ट्री से हम गैनोडर्मा प्रोड्यूस करेंगे, और खुद हमारा सिस्टम से गैनोडर्मा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा जमीन से कॉफी आएगा, हमारा जमीन से स्पाइरुलिना आएगा, हमारा जमीन से नोनी आएगा, हमारा जमीन से कॉर्डिसेप्स आएगा, हमारा जमीन से चाय आएगा, और क्या चाहिए? जमीन हमारा, फैक्ट्री हमारा, सिस्टम हमारा, पूरा डीएक्सन हमारा। अभी कंपनी, अगर कंपनी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो कंपनी आत्मनिर्भर बन जाता है। डीएक्सन खुद के लिए, डीएक्सन काफी है पूरा लाइफ चलने के लिए। ऐसी कंपनी का साथ आपका फ्यूचर है। क्या आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है? यस। क्या आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है? यस। बिकॉज यहां पे डीएक्सन सिक्योर्ड है। मुझे बताओ, कौन सा कंपनी है दुनिया में इतना इन्वेस्टमेंट करता है? इतना फैक्ट्री कहां करता है? हमारा पास ऐसा नहीं है, हमारा पास फैक्ट्री नहीं है। आज के दिन में तेलंगाना छोड़कर 6 फैक्ट्री है हमारा पास। क्यों करता है डीएक्सन? सिर्फ इसलिए, डीएक्सन का जो फोकस है ना, आप नहीं हो। डीएक्सन का फोकस है आपका बच्चा, आपका पोतरा, आपका पोतरा का जो पोतरा आएगा, पोता, उसका जो पोतरा उसका फ्यूचर। आपके फ्यूचर के लिए 6 फैक्ट्री काफी है। ये तेलंगाना फैक्ट्री, इतने बड़ी जमीन, 10,000 एकड़ की जमीन, किस लिए? आपका जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। यस। आपका दादा का नाम आपको याद होगा, दादा का नाम याद है? नहीं। उसका दादा का नाम याद है? नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया वो याद रखने की लायक है। मैं अच्छे दादा है, मैं दादा खराब नहीं बोल रहा। बट आपका पोतरा का पोतरा का पोतरा का पोतरा का पोतरा का पोतरा याद रखेगा, जेपी लाल, ये जो डीएक्सन जब ने शुरू किया, वो कार्ड मेरा बाप को मिला, बाप से उसका बेटे को मिला, बेटे से उसका बेटे को मिला, वो क्राउन एम्बेसडर बना 2030 में। हम 3100 में वो क्राउन एम्बेसडर। आपका हर एक काम डीएक्सन में खर्चा नहीं होता है, आपका हर एक काम डीएक्सन में इन्वेस्टमेंट होता है।
आप जो बात करते हो लोगों के साथ, आपका एनर्जी खर्च नहीं होता है, आपका एनर्जी इन्वेस्ट होता है, आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्वेस्ट होता है। आप जो चाय पीते हो इन्वेस्ट होता है। डीएक्सन का आज का जो सेमिनार अटेंड कर रहे हो ये आपका फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। जो समय आपने दिया फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट। हर एक काम आप डीएक्सन का साथ कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इतना ब्यूटीफुल है हमारा सिस्टम। जब हमारा सिस्टम का फ्यूचर बेहतरीन है, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बेहतरीन। नाउ लेट अस सी, और एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर को उज्जवल बनाने के लिए, वो है डीएक्सन का प्रोडक्ट। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट हमारा हथियार है, हमारा जो बिजनेस का जो हथियार कौन सा है? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट, ये हथियार मजबूत रहेगा तो ये खेल जो खेलने में आराम रहेगा, जीतने में आसान मिलेगा। जब 2010 में जब इंडिया में डीएक्सन का जो मार्केट शुरू हुआ था, जब शुरू हुआ था मार्केट सक्सेसफुल था। मैं चेन्नई में जो था वहां पे हम देखते थे हमारा सेमिनार हॉल में, और पूरा ऑफिस में 300 लोग 400 लोग आते थे, इतना भीड़ रहता था। बट वो टाइम अगर ये 300 लोग में अगर हम कैलकुलेट करेंगे 200 लोग मरीज थे। यू नो, वो टाइम में ऐसा माना जाता था, लोग ऐसा पोजीशन किए डीएक्सन को या कॉफी को या टूथपेस्ट को, ये खाएंगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाए। बिकॉज वो बीमारी को सिर्फ बीमारी को नहीं, सारी चीज के लिए अच्छा है, बट कुछ लोगों को बीमारी को बेचने में आसान लगा, इसीलिए वो सिर्फ बीमारी का अंदर घुस गए। तो इसीलिए वो मार्केट कैसा हुआ? सिर्फ इलनेस का अंदर हुआ, बीमारी का मार्केट से सिमट कर रह गया। वो टाइम में कैलकुलेशन था, ये डायबिटीज को पकड़ेंगे स्टार एजेंट बन जाओगे, एक कैंसर मिल गया तो स्टार डायमंड हो जाओगे। लोग इसके पीछे जाते थे, पूरा डाउनलाइन। मेरा डाउनलाइन कैसा था? मेरा एक कैंसर पेशेंट, एक लिवर प्रॉब्लम, एक किडनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वैसे ही था मेरा डाउनलाइन। उसी के बिजनेस छोटा था। देन ये समझ में आया, ये छोटा बिजनेस अगर बड़ा करना है तो मार्केट को बड़ा करना है। इलनेस इंडस्ट्री का अंदर नहीं, डीएक्सन का ताकत सिर्फ इलनेस का अंदर नहीं है, डीएक्सन प्रोडक्ट का ताकत बहुत बड़ा है। वेलनेस इंडस्ट्री का साथ जाना है, वेलनेस इंडस्ट्री का अंदर जाना है। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है, जो दवाखाने में था, जो दादा की दवा का साथ था, उसे वहां से उतार कर डाइनिंग टेबल में ले आने के लिए 10 साल हुआ। उतना दूर नहीं था, बट वो समझना, अच्छा ये प्रोडक्ट दवा नहीं है, ये प्रोडक्ट खाना है, एक बेहतरीन खाना है, हर व्यक्ति खा सकता है, हर एक बच्चा खा सकता है। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे, ये जो प्रोडक्ट है हमारा डाइनिंग टेबल का ऊपर है, कॉफी हमारा डाइनिंग टेबल में है, आरजीजीएल पाउडर हमारा डाइनिंग टेबल में है, स्पाइरुलिना हमारा डाइनिंग टेबल में है। जो भी हम खाना खाते हैं, पहले डाइनिंग टेबल में 2 ही चीज होता था, एक पेपर होता था और एक नमक होता था। आज डाइनिंग टेबल में 3 चीज ऐड हो गया, एक स्पाइरुलिना भी। नॉर्मल खाना जैसे हम नमक ऐड करते थे, थोड़ा स्पाइरुलिना भी ऐड कर लो। नॉर्मल फूड को सुपर फूड कैसा बनाएगा? स्पाइरुलिना ऐड करो, सुपर फूड बनेगा। मेरा अम्मी नॉर्मल दाल बनाती है, बट उसमें स्पाइरुलिना डालकर मैं सुपर दाल बनाता हूं। मेरे घर में सब्जी नॉर्मल सब्जी है, जब ये सब्जी डाइनिंग टेबल में आता है, मैं वो मैजिक इंग्रेडिएंट डालता हूं स्पाइरुलिना उसका ऊपर, तो सब्जी बन गया सुपर सब्जी। सही है ना? तो अभी ये ट्रेंड आ गया है, ये जो 10 साल में इट बिकम्स इनटू द वेलनेस इंडस्ट्री। अब 2020 का बाद और एक नया दौर शुरू हुआ, डीएक्सन बिकम एन एफएमसीजी प्रोडक्ट। सिर्फ वेलनेस और इलनेस का अंदर नहीं रहा, आपका नमक डीएक्सन का साथ, कपड़े धोने का लिक्विड डीएक्सन का साथ है, बर्तन धोने का जो सोप वो डीएक्सन का साथ है, चाय डीएक्सन का साथ है। सही ना? तो हर वक्त हर घर में जो नॉर्मल प्रोडक्ट यूज होता है, वो सारी प्रोडक्ट धीरे धीरे डीएक्सन का साथ आ चुका है।
यही से भी हमारा जो मच्छर जलाने का जो क्या बोलते हैं वो मस्कीटो कॉइल, वो भी डीएक्सन का है। तो फ्यूचर में क्या होगा, सुपरमार्केट से आप क्या क्या लेना चाहते हो वो सारी प्रोडक्ट डीएक्सन सुपरमार्केट में रहेगा। इसकी तरफ जाना है डीएक्सन। पहले टूथपेस्ट यूज करो, बोलते हैं आपका बोनस आएगा। चाय पियो, बोनस आएगा। इन फ्यूचर हम बोलेंगे नाश्ता खाओ, बोनस आएगा। खाना खाओ, बोनस आएगा। डिनर खाओ, बोनस आएगा। विदेश में जाओ लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट में, तब भी बोनस आएगा। इसकी तरफ डीएक्सन जा रहा है। तो डीएक्सन जो प्रोडक्ट उसका जो ट्रेंड है ये बेहतरीन है। तो हमारा फ्यूचर कैसा है? नंबर 4 मेरे डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला कंपनी, मैंने बोला इंडस्ट्री, मैंने बोला प्रोडक्ट, ये एक तरफ। अभी मैं जो बोलना जा रहा हूं वो जो फैक्टर है और एक तरफ, इसका वजन बहुत ज्यादा है, वो है योर एक्शन ट्रेंड। हमारा डीएक्सन का अंदर हमारा काम कैसा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सक्सेस को, हमारा फ्यूचर को डिसाइड करने में। हमारा एक्शन जो हमारा ट्रेंड है, हमारा जो एक्शन का जो तरीका है, हमारा काम करने का जो तरीका है, वो डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर। ये जो स्टेज है, हर एक नेटवर्कर, नॉर्मल एक सक्सेसफुल नेटवर्कर का स्टेज ऐसा ही रहता है। पहला स्टेज है स्टार्टिंग स्टेज। जब हम साइन करते हैं मेंबरशिप फॉर्म, इसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेज। साइन करने के बाद प्रोडक्ट यूज करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, नॉलेज थोड़ा आता है, सेमिनार लेना शुरू करते हैं, लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, धीरे धीरे टीम को बिल्ड करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द बिल्डिंग स्टेज। जब ये बिल्ड होता है, एक मोमेंटम, एक रफ्तार आता है टीम का अंदर। एवरीबॉडी इज हैप्पी, यू नो, बोनस बढ़ता है, पीवी बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एक मोमेंटम स्टेज, जो आपका पीवी, आपका स्टेटस, आपका बोनस बढ़ना लगता है। देन वो आता है एक स्टेबिलिटी स्टेज। ऐसा एक स्टेज आ जाता है जो आप महसूस करते हो, हाँ अभी मेरा बिजनेस स्टेबल है। दैट मींस ये बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये बिजनेस एक स्टेबिलिटी में आ गया। देन एक स्टेज आता है सक्सेशन स्टेज। सक्सेशन स्टेज का मतलब आपको ये महसूस होता है मेरा जो लीडर अभी तैयार है, सेमिनार लेने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। मैं सेमिनार लूं या नहीं लूं, मेरा लीडर इतना ग्रो हो चुके हैं, वो खुद का बिजनेस को खुद संभाल सकते हैं। ये हुआ सक्सेशन स्टेज। देन हुआ रिटायरमेंट स्टेज। रिटायरमेंट स्टेज का मतलब आप इंडिया में रहो या ना रहो, ये बिजनेस चलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। प्रोफेसर अभी कहां है? दुबई। चेन्नई में नहीं है। कहां है? दुबई में है। दुबई में उनका बिजनेस चलता है, नहीं चलता? कैसा चल? सिर्फ चलता नहीं, उठता है। दिस इज बिकॉज ऑफ ये फेसेस। उन्होंने ये फेसेस में आया, पहले स्टार्ट किया, फिर बिल्ड हुआ, मोमेंटम आया, स्टेबल हुआ, सक्सेशन, लीडर तैयार हुए, देन रिटायरमेंट। नाउ सारी लीडर का सफर ऐसा नहीं होता है। कुछ लीडरों का सफर कुछ गलत मोड़ भी ले लेता है। ये कैसा हो जाता है, कुछ लीडरों का स्टार्टिंग स्टेज होता है, वो भी ऐसे ही मेंबर बनते हैं, मेंबर बनने के बाद बिजनेस बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद एक मोमेंटम आता है, स्टार डायमंड बन गया, डबल डायमंड बन गया, मोमेंटम आ जाता है, बोनस बढ़ना लगता है, पीवी बढ़ना लगता है। बट बढ़ना लगता है एक जगह जाने के बाद वो पीवी थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द डिक्लाइन स्टेज। ये जो मोमेंटम नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद इट कम्स हियर द कैप्टिव स्टेज। कैप्टिव स्टेज का मतलब एक जगह में आकर अटक जाता, अभी यहां से ऊपर भी नहीं जाता, उतना नीचे भी नहीं गिरता। अभी ये लीडर परेशान, क्या करो? इसे ऊपर उठाने के लिए अपलाइन की बात करो, वो भी सपोर्ट नहीं करता है, डाउनलाइन भी मेरा बात नहीं सुनता है। तो ये बेचारा अकेले अकेले महसूस करता है, ये इससे मैं कैसे तोड़ू, इससे मैं बाहर कैसे आऊं?
ये कैप्चर हो जाता है ये स्टेज में। ये कैप्चर होने का स्टेज में उसका जो बोनस है, वो जैसा चाहता था वो बोनस उसे अभी वैसा नहीं मिलता है, इसीलिए उसका अंदर जो खुशी है वो खुशी भी नहीं रहता है। दिस वन वी कॉल एन अनहैप्पी स्टेज। पर बिजनेस कंटिन्यू करता है, आप बिजनेस को छोड़ भी नहीं सकता है। 10 साल हो गया, अभी छोड़कर कहां जाओ? बट उतना खुशी भी नहीं है, बिजनेस को छोड़ भी नहीं सकता है। ऐसे ही कुछ लोगों का सफर ऐसा भी जाता है। सो नाउ आपका पास मौका है और इजी तरीका है, ये जो स्टेज है यहां से यहां आने के लिए। अगर किसी का बोनस यहां पे रुक जाता है, कई महसूस आप करते हो मेरा बोनस डिक्लाइन में जाता है, आप महसूस करते हो इससे ज्यादा उड़ना मुश्किल है, देन आपका पास आसान कुछ तरीके हैं, वो तरीका हम आज देखेंगे। आर यू रेडी? यस। ये जो बिजनेस बनाते ना, ये जो नेटवर्कर ये जो स्टेज क्रॉस करता है, ये एक नेटवर्कर का डिफरेंट अवतार रहता है। हम बोलते हैं 3 अवतार एक नेटवर्कर रहता है। पहला अवतार है स्टार्टर, सेकेंड अवतार है अमेचर। ये जो स्टार्टर और अमेचर, ये जो अवतार रहता है, कुछ लीडर्स ये 2 अवतार का अंदर ही रह जाते हैं। वो मोटिवेटेड रहते हैं, डी एक्शन का ऊपर उनका प्यार है, लगन है, मोहब्बत है, डी एक्शन का साथ वो जीना चाहते हैं, डी एक्शन में उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं। ये जो लोग, बट उनका पास जो डी एक्शन को बनाने के लिए जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। सर मैं आई वांट टू बी सर, मैं क्राउन एम्बेसडर बनना चाहता हूं। उनका अंदर मोटिवेशन रहता है, स्किल, वो पैशन रहता है और एक्साइटमेंट रहता है। स्टेज में आते हैं तो गला फाड़ फाड़ कर बात करते हैं। सर ये लीडरशिप बोनस कैसा आता है? लीडरशिप बोनस वो पता नहीं, बट देखो मैं क्राउन एम्बेसडर बनना चाहता हूं। ये बारहोइंग बोनस कैसा मार्केटिंग प्लान में है? बारहोइंग बोनस है मार्केटिंग प्लान में। नॉलेज का अंदर उनका ध्यान नहीं रहता है। सर स्पाइरुलिना के बारे में थोड़ा बोलो। स्पाइरुलिना है, ये स्पाइरुलिना का अंदर स्पाइरुलिना है, ये स्पाइरुलिना जैसा काम करता है, ये स्पाइरुलिना बहुत अच्छा है। उनका स्पीच हम सुनेंगे, वो कोई नॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ आवाज बड़ा रहेगा, बिकॉज वो मोटिवेटेड है। बेचारा क्या करे, उसका जो मोटिवेशन का आवाज बाहर आता है। बट वो जो स्टफ होना चाहिए प्रोडक्ट की जानकारी का, वो बीओएम लेने का, या हमारा मॉड्यूल्स लेने का, या टीम को संभालने का, टीम को मोटिवेट करने का, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने का, नेटवर्क मार्केटिंग का किताब पढ़ने का, सेल्फ डिसिप्लिन का किताब पढ़ने का, सेमिनार सुनने का, कुछ लोगों के सीखकर नोट्स बनकर उस पे चलने का, उसमें उनका ध्यान बहुत बहुत कम रहता है। बट सिर्फ एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है, पैशनेट। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ पैशन और एक्साइटमेंट, मोटिवेशन आपको कामयाबी नहीं दिला सकते हैं। प्रजीत सर ने बोला था 5 इंग्रेडिएंट, इवन आप 4 भी कर लोगे, 1 नहीं करोगे, तब भी सक्सेस नहीं होगा। ये 2 अवतार से आपको बाहर आना है। काफी लोग समझते हैं ये 2 अवतार काफी है। ये 2 अवतार रहेगा, आपको ताली मिल सकता है। ये 2 अवतार रहेगा, शायद आपको स्टेटस भी मिल सकता है। ये 2 अवतार रहेगा, आपको माला मिल सकता है। सिर्फ ये 2 अवतार में पैसा नहीं आ सकता। इफ यू वांट टू अर्न बिग मनी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हो, देन 3rd अवतार होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल अवतार, जो आपका स्किल का डेवलपमेंट का ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। विदाउट द स्किल आपका टीम आपका अंदर महफूज नहीं रहता है। आप आपका टीम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो।
आप आपका टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। कुछ दिन के लिए शुरुआत में ये चलेगा, ये बड़े बड़े मोटिवेशन ये सब चलेगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब क्वेश्चन करने लगेंगे अपलाइन को, जब अपलाइन वो क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाएगा, देन वो डाउनलाइन समझ जाता है अपलाइन का ताकत इतना दूरी है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यही होता है। शुरुआत में मेरा डाउनलाइन मेरा सुनता है, मेरा डाउनलाइन मेरा मानता है, कुछ दिन के बाद मानता नहीं। ये डाउनलाइन का खराबी नहीं है, तुम उसकी हकदार नहीं बने हो तो आपका डाउनलाइन आपको माने। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, वी शुड हमारा जो स्किल डेवलपमेंट उसका ऊपर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरत है। ये जो था ना, ये एग्जैक्ट मेरा एक मामा है, ये मेरा मामा को क्या हुआ, एक बार हार्ट प्रॉब्लम हुआ। मैंने डॉक्टर का पास लेके गए, डॉक्टर बोला था इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स है, इसको ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। ओपन हार्ट सर्जरी, मेरा मामा को एक ही बेटी है तो इसलिए डिसीजन मुझे ही लेना पड़ेगा, या करूं या नहीं करूं। तो मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया अच्छा करो, बिकॉज और उपाय मेरे पास नहीं था। फिर हॉस्पिटल ने बोला अच्छा अगले हफ्ता आप आ जाओ, इस दिन आपका मामा का ऑपरेशन है। और मैं भी मेरा मामा को लेके गया, ऑपरेशन दिन आया और ऑपरेशन का मॉर्निंग हॉस्पिटल ने बोला ये देखो ये वो आपका डॉक्टर है, जो डॉक्टर आपका मामा का ऑपरेट ओपन हार्ट सर्जरी करेगा। अच्छा डॉक्टर करने वाला है, थोड़ा जाके डॉक्टर से बात कर ले। मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर एक ही मामा है, थोड़ा देख के करना। और डॉक्टर ने बोला डोंट वरी मिस्टर रफी, मैं फुल्ली मोटिवेटेड हूँ, मेरा अंदर इतना एक्साइटमेंट है, 2 हफ्ते से वेट कर रहा हूं ये ऑपरेशन के लिए। मैं बहुत पैशनेट हूं और बहुत इंटरेस्टेड हूं, आज मैं फाड़ दूंगा तेरा मामा। मैंने बोला, ये बोलने के बाद मुझे डाउट लगा। मैंने बोला डॉक्टर ये तुम्हारा कितना ऑपरेशन है? मैंने आज तक ऑपरेशन नहीं किया, मुझे मौका नहीं मिला, तेरा मामा पहला मिला। मेरा मोटिवेशन देखो कितना मोटिवेटेड हूं, मेरा एक्साइटमेंट लेवल देखो मैं कितना एक्साइटेड हूं। उसका मोटिवेशन के लिए, उसका एक्साइटमेंट के लिए मेरा मामा कुर्बान होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आपका डाउनलाइन भी आपका अंदर है। सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ एक्साइटमेंट लेकर आपका डाउनलाइन को आप एक अच्छी दिशा, अच्छी रास्ता नहीं दिखा सकते हो। जब आप अपलाइन बनते हो, आपका जिम्मेदारी बनता है, बिकॉज ये लोग नीचे ज्वाइन करते ना, पहले वो डॉक्टर लिम को नहीं जानते, वो नहीं जानते कंपनी कितना बड़ा, वो नहीं जानते हैं सीएमओ कौन है, वो नहीं जानते ज्ञानवर्मा क्या है, वो जानते हैं सिर्फ एक ही इंसान, वो जो मेरा अपलाइन है उसका ऊपर भरोसा है, वो मुझे सही दिशा दिखाएगा। उसका पूरा भरोसा सिर्फ एक ही इंसान का ऊपर रहता है, वो है उसका अपलाइन। वो मानता है अच्छा मैं डिसीजन लेता हूं, मेरा अपलाइन मुझे सही दिशा दिखाएगा। जब अपलाइन को ही सही दिशा पता नहीं है तो क्या होगा? सही दिशा पता नहीं, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, सही दिशा पता करने का मेहनत होना चाहिए। आज मुझे पता नहीं, मैं भी नया हूं, मेरा डाउनलाइन भी नया है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है डोंट वरी, मैं भी सीखता हूं, मैं तुझे जानकर बताऊंगा ये कैसा करूं। मैं मेरा अपलाइन से पूछूं या मैं इंटरनेट में दूं या कंपनी से पूछूं, ये मेहनत कर उसे बताना, उनको एक सही दिशा दिखाना, उनको एक अच्छा नेटवर्कर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, आपका अपलाइन के लिए आपकी जिम्मेदारी, बिकॉज आपका भी टीम है, आपका भी डाउनलाइन है, आपका भी डाउनलाइन यही आशा लेकर बैठा है मुझे सही दिशा मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट प्रोफेशनलिज्म। ये प्रोफेशनलिज्म का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं प्रोफेशनल कैसे बनूं? अभी क्वेश्चन है मैं प्रोफेशनल कैसे बनूं? अच्छा मान लिया सर मेरा अंदर उतना नॉलेज गिलेज नहीं है, मैं अभी प्रोफेशनल कैसे बनूं? प्रोफेशनल बनने का इजी रास्ता है। ये क्या डिफरेंस है अमेचर और प्रोफेशनल का? अमेचर वर्क फॉर द रिजल्ट, प्रोफेशनल वर्क फॉर द प्रोसेस। याद रखो, ये सिर्फ 2 चीज आप याद रखो। अमेचर्स क्या करते हैं? रिजल्ट के लिए काम करते हैं, और प्रोफेशनल क्या करते हैं? प्रोसेस में काम करते हैं। ये प्रोसेस क्या है, रिजल्ट क्या है?
1000 पीवी रिजल्ट है, 3000 पीवी रिजल्ट है, 5000 पीवी रिजल्ट है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? कितना कंज्यूमर ये महीने में मैंने जुड़ा, कितना प्रोडक्ट ये महीने मैंने बेचा, लास्ट मंथ जितना प्रोडक्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर उससे ज्यादा प्रोडक्ट ये महीना मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया या नहीं किया। लास्ट मंथ 2 चाय के लिए मेरे पास कंज्यूमर थे, ये महीना चाय के लिए कितना कंज्यूमर है। लास्ट महीना नया प्रोडक्ट एक डीएक्सन ने लॉन्च किया, वो प्रोडक्ट मैंने यूज किया, वो प्रोडक्ट में कंज्यूमर ले आया या नहीं ले आया, ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस का अंदर आपका ध्यान जाएगा, 1000, 5000, 20000, 30000, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। अगर आप रिजल्ट के ऊपर ध्यान देंगे, 1000 वहीं रुक जाएगा, या 3000 में कुछ ऑफर मिलता है वहीं रुक जाता है, बिकॉज ध्यान कहां है अभी? रिजल्ट में। सो ध्यान कहां होना चाहिए? प्रोसेस में। ये प्रोसेस का ऊपर, बिकॉज आपका पहचानियत को पहचानो। आपका पहचानियत क्या है डीएक्सन में? आपका पहचानियत डीएक्सन में स्पॉन्सर नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, लीडर नहीं है, स्टॉकिस्ट नहीं है। कौन हुआ डीएक्सन में? डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप साइन करते हो, जब फॉर्म साइन करते हो, दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट फॉर्म। एक अग्रीमेंट में जाते हो कंपनी का साथ, मैं आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसीलिए आपको वो ताकत दिया जाता है, ये पूरा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिशन आपको दिया जाता है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो। बट कितने लोग उसका ऊपर काम करते हैं? कितने लोग काम करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। बिकॉज ये करते हैं या नहीं करते हैं, आप खुद पहचान पाओगे। 1 साल का पहले आपका पर्सनल पीवी कितना कर रहे थे? सर मैं आज भी 3000 करता हूं, 1 साल पहले तब भी 3000 करता हूं, 5 साल पहले तब भी 3000 था। तो 5 साल पहले 3000, 5 साल का बाद भी 3000। आपका जो काम डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, 5 साल में कहां बढ़ा? मेरा टीम काम नहीं करता है, मेरा टीम मेरा सुनता नहीं, ये सब मान लेता हूं, बट मैं खुद काम नहीं करता हूं, ये मैं कैसे मान लूं? जब डीएक्सन आया था 5 प्रोडक्ट, 7 प्रोडक्ट, तभी भी 3000 पीवी। अभी 50 से ज्यादा प्रोडक्ट, अभी भी 3000 पीवी। अच्छा लगता है, खराब लगता है? अच्छा लगता है, खराब लगता है? मुझे शर्म आता है। If I am your upline, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज मैं मैनेजमेंट का साइड हूं। अगर मैं तो आपका अपलाइन रहता था, आपका काम ही एक ही है भाई, डिस्ट्रीब्यूट करना। स्पॉन्सर करते हो सही है, मीटिंग करते हो सही है, बट मेन जो चीज है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे मत भूल जाना। बेसिक को भूलकर मैं बोलता ना, ये पहला बटन को आपने डालना भूल गया, डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हो, हर महीना कंज्यूमर ले आना भूल जाते हो। स्टार एजेंट बना, डायमंड बना, रूबी बना, डबल डायमंड बना, बट फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रहा है, लास्ट बटन नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहली बटन रॉन्ग। पहला बटन गलत डाल दिया। पहला बटन डालना था, मेरा पहचानियत है डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा हर महीने का काम है नया लोगों को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर सिर्फ एक ही काम अगर आपका दिमाग में समझ में आ जाता है, आपका हर एक टीम में एक ही काम आप उनको समझाने में सक्सेस होते हो, आपका पहला बटन स्ट्रांग रहेगा। जब स्टार एजेंट बनते हो, ताकतदार स्टार एजेंट बनोगे। जब स्टार रूबी बनते हो, सीना ऊंचा रहेगा स्टार रूबी पिन पहनने में। जब डबल डायमंड बनते हो, सर ऊंचा रहेगा, बोनस उतना बड़ा रहेगा, बिकॉज डबल डायमंड का ताकत का डिस्ट्रीब्यूशन आपका साथ रहेगा। अदरवाइज स्टेटस बड़ा हो जाता है, स्टेटस बड़ा हो जाता है, स्टेटस बड़ा हो जाता है। मैं क्राउन डायमंड बन गया, मैं डबल क्राउन बन गया, मैं सीनियर क्राउन डायमंड बन गया, कितना बोनस लेते हो?
अच्छा लेता हूं। बोनस बोलने में शर्म आ जाता है, क्योंकि नाम बड़ा हो गया, काम बड़ा नहीं हुआ। किसका दोष है? डाउनलाइन को दोष मत दो। पहला आप समझ लो मेरा काम मैंने सही किया या नहीं किया। जब मेरा काम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, वो काम मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर सिर्फ ये प्रोसेस में अगर आपका ख्याल आ जाएगा, योर रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर। प्रोसेस में ध्यान दोगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिजल्ट में ध्यान दोगे, प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होगा। नाउ यू सी दिस केस स्टडी जो प्रजीत जी ने बोले थे, जो इंडिया और पेरू। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। और पेरू का पॉपुलेशन कितना है? 3.7 करोड़। 3.7 करोड़। और इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़। एवरेज इनकम ऐसा नहीं है पेरू हमारा से बहुत ताकतदार कंट्री है, ऐसा भी नहीं है। इंडिया में एवरेज एक पर्सन 42,000 रुपीस कमाता है। नॉर्मल एक बड़े सिटी में 42,000 रुपीस कमाता है। पेरू में बड़े सिटी में नॉर्मली लोग 35,000 रुपीस कमाते हैं। ये आज को साइंस डेटा हमें बताता है। एक्सपेंसेस, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे, इंडिया में एक रोटी का दाम अगर 100 रुपया रहता है, पेरू में सेम रोटी का दाम 135 रुपीस है। तो इसमें समझ के आता है उनका इनकम भी कम है, उनका एक्सपेंसेस भी ज्यादा है इंडिया के कंपेयर करें तो। सो इंडिया से वो बहुत ताकतदार भी नहीं है। बट ये जो फिगर इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। इंडिया का सेल 100% है, बट पेरू का सेल 350 350% हमसे ज्यादा। इंडिया में मेंबर 30 लाख है, पेरू में भी मेंबर 30 लाख। ये क्यों? ये 350 गुण ज्यादा सेल्स पेरू ने कैसे किया? क्या फॉर्मूला था, क्या स्ट्रैटेजी था? वो स्ट्रैटेजी मैं कैसे करूं? वो स्ट्रैटेजी ये नंबर्स आपको बताता है। इंडिया में एक मेंबर्स का एवरेज परचेस, एक जो मेंबर बनता है वो एवरेज परचेस करता है हर महीना खुद का प्रोडक्ट खाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 6,100 का प्रोडक्ट खरीदता है। वेरस पेरू में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है। समझ में आया इक्वेशन आपको? 6,000 से 20,000, ऑलमोस्ट 350% ज्यादा परचेस हर एक मेंबर का। इसीलिए कंट्री का सेल 350 गुण ज्यादा। तो हमें क्या करना है? इंडिया को नंबर 1 बनाना है, नहीं बनाना है? yes. ये जिम्मेदारी किसका है? आपका नहीं। ये जिम्मेदारी आपका नहीं है। तो आप ये जिम्मेदारी आपको नहीं भी दे सकते, सही है ना? बिकॉज आप इंडिया का अपलाइन नहीं हो, तो ये जिम्मेदारी में हम कैसे बोलते हैं? अगर इंडिया को नंबर नहीं बनाया, देख लो, ऐसा नहीं बोल सकता, बिकॉज ये पूरा कंट्रोल आपका अंदर नहीं। तो आपका अंदर कंट्रोल क्या है? सिर्फ आपका टीम का। आपका टीम का भी पूरा कंट्रोल आपका पास नहीं, बिकॉज आपका टीम में सर आज मेरा दादी मर गई तो इसीलिए पशु जी भी नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज मेरा बहन का शादी है, आज मैं वहां गया, वो गया, अच्छा ठीक है। हजारों रीजन हो सकता है जो उसकी जिम्मेदारी भी हम नहीं हो सकते, बट सिर्फ एक चीज का जिम्मेदारी हम हो सकते। वो किसका? मेरा पर्सनल पीवी, इसकी जिम्मेदारी और कोई भी नहीं। मेरा अपलाइन नहीं है, मेरा डाउनलाइन नहीं है, कंपनी नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन है? मैं खुद हूं। अगर सिर्फ मैं मेरी जिम्मेदारी को सही से करूं काफी है। मेरा टीम मुझसे सीखेगा, मेरा टीम में हर एक व्यक्ति सिर्फ उसकी जिम्मेदारी का जिम्मा लेगा। डाउनलाइन की जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही नहीं है।
हर एक व्यक्ति उनके काम की अगर जिम्मेदारी लेंगे, उनका पर्सनल पीवी 3 गुण ज्यादा होगा, वो ग्रुप पीवी 3 गुण ज्यादा होगा, वो स्टेट का सेल 3 गुण ज्यादा होगा, वो देश का सेल 3 गुण ज्यादा होगा। ये सारी कहां आता है? सारी खेल शुरू होता है पर्सनल पीवी से, जिसकी जिम्मेदारी और कोई भी नहीं है। जिम्मेदारी कौन है? बट प्रॉब्लम है हम पर्सनल पीवी को डाइट में डालते हैं। मैं इतना ही खाना, 1000 हो गया रुक जाओ, 3000 हो गया रुक जाओ, बड़ा स्पाइरल लेना के लिए 3500 करो ऑफर आता है रुक जाओ। क्यों रुकना है? पहचानिए क्या है मेरा, डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरा काम को मैं क्यों रुकूं? सो आज से माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ओनली वन थिंग, पहचानियत को पहचानो। हर एक आपका टीम का पहचानियत को पहचानने में मदद करो। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। हर एक टीम को 1000 पीवी 3000 का अंदर सहमत मत रखो, उनको प्रोसेस सिखाओ। हर महीना कंज्यूमर को जोड़ने का ताकत दिखाओ। वो करता ही रहेंगे तो इंडिया नहीं, झारखंड काफी है पेरू से नंबर 1 बनने के लिए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सिर्फ ये करना मेरे दोस्त, यू विल बी नंबर 1 एंड वी विल बी नंबर 1। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ ये स्ट्रैटेजी लेकर आओ, एक प्लान बनाओ, पर्सनल पीवी मेरा टीम में हर एक व्यक्ति कैसा बढ़ाएगा ये सोचो। आज अपने ये सोचने की जिम्मेदारी आपका है। शुरू मेरे से होना चाहिए, मेरे से शुरू होना चाहिए। डाउनलाइन को दिखाना चाहिए, देख मैं डबल डायमंड हूं, क्राउन डायमंड हूं, सीनियर क्राउन डायमंड हूं। लास्ट मंथ मेरा पर्सनल पीवी 4000 था, ये महीना दे 4500। मेरा काम मैं कर लिया, उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, 4000 से 4500, सिर्फ 10% बढ़ा। अगले महीना 4500 से देख 5000 बढ़ा। मेरा काम मैं कर रहा हूं, तेरा काम तू कर। सिर्फ 1000 में रुक मत। 1000 हो रहा है, अगले महीना 1100 होना चाहिए, और अगले महीना 1500 होना चाहिए, और अगले महीना 1600 होना चाहिए। धीरे धीरे पर्सनल पीवी को बढ़ाते ही रहना। आपका पूरा टीम जबरदस्त रहेगा जब आप क्राउन एम्बेसडर बनोगे। जैसा कंपनी रियल कंपनी है, आप बनोगे रियल क्राउन एम्बेसडर। Are you ready? Yes. So my dear friends, fall in love with the process and the result will come. Prospection आपका belief, आपका जो belief है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप बिलीव करते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द परफेक्ट इंडस्ट्री? करते हो? यस। ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप करते हो? यस। You see the company, the most stable company in the direct selling industry, वो है हमारा DXL कंपनी। प्रोडक्ट का फ्यूचर कहां है? कल आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लोगे, वो प्रोडक्ट कंपनी में मौजूद रहेगा। उतनी ताकतदार प्रोडक्ट की दिशा में कंपनी का प्रोडक्ट का डेवलपमेंट जा रहा है। और फोर्थ थिंग, योर एक्शन, आपका एक्शन, आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए। प्रोसेस का ऊपर ध्यान दो एंड यू विल बिकम नंबर 1 इन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यू विल बिकम द रोल मॉडल बिकॉज माय डियर फ्रेंड, द सिस्टम, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है सिस्टम में। सिस्टम में हम सिर्फ 3 चीज की बात करते हैं, बी ए गुड कंज्यूमर, बी ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर, माने कंज्यूमर को जोड़ते ही रहो तो आप एक ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही रहेंगे। आप डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ो, एक ताकतदार नेटवर्कर बनते ही रहेंगे। कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्कर, सिर्फ ये 3 चीज में काम करते ही रहना। ये जो सिस्टम है ऐसा बना हुआ है। मैंने लास्ट टाइम बॉम्बे गया था। अब बॉम्बे पता है? मुंबई में एक स्टेशन है दादर स्टेशन। मैंने ऑफिस गया, हमारा ऑफिस का पास ही दादर स्टेशन है। मैं एक बार वो दादर स्टेशन के बारे में मैं बहुत सुना था। वो बोल रहे थे वहां पे बहुत भीड़ होता है, इतने लोग आते हैं, खड़ने में जगह नहीं दिखता है। मैंने सिर्फ तमाशा देखने के लिए वहां पे गया। मैंने भी स्टेशन में वो प्लेटफॉर्म में खड़ा सही में तमाशा देखा। बूढ़े लोग और जवान लोग, बच्चे, औरत, महिला, सारी लोग विद बैग का साथ, बैग बिना, सारे काफी भीड़ था वहां। मैं सिर्फ तमाशा देख रहा था। कुछ दिन के बाद वो प्लेटफॉर्म में ट्रेन आया था। ट्रेन आने के बाद मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा था। 2 मिनट के बाद मैं देख रहा हूं मैं ट्रेन का अंदर हूं।
मुझे समझ में नहीं आया मैं ट्रेन के अंदर कैसे आ गया, कौन मुझे ट्रेन के अंदर लेकर आया। बिकॉज मैं ट्रेन के अंदर जाने के लिए नहीं, मैं प्लेटफॉर्म में तमाशा देखने के लिए आया था। बिकॉज वहां पे सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, भीड़ इतना रहता है, सिस्टम इतना रहता है, जब आप प्लेटफॉर्म में खड़ोगे ट्रेन आएगा, वो भीड़ ऑटोमेटिकली आपको अंदर लेकर जाएगा। आप उससे छूट नहीं सकते हो। सिस्टम का अंदर आ जाओगे तो सिस्टम आपको अंदर लेकर ही जाएगा। जैसा DXN का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में सिर्फ खड़े रहना, यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम आपको क्राउन एम्बेसडर बन के ही रहेगा। तो थैंक यू।